हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड चैनल में, मास्टरमाइंड बीपीएस चैनल में। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार। देखिए, अभी हमारी ग्रामीण परिवेश की जो क्लासें चल रही हैं उसके अंतर्गत यानी हम अपना आगे का जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। आज हमारी चौथी क्लास है ग्रामीण परिवेश की। और मुझे याद है कि हमने अभी तक खसरा खतूनी तक पढ़ा दिया है, यानी यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी हमने नॉर्मल सी जितनी भी जानकारी है, लेखपाल, वीडियो यानी जो विकास विलेज अधिकारी होता है और एक खंड विकास अधिकारी होता है, इन सभी के बारे में हमने अभी जानकारी पढ़ ली। आज हम यानी जो खसरा खतूनी है उसके अगला जो टॉपिक है खेवट खतूनी से शुरू करेंगे क्लास। खेवट खतूनी होती क्या है? खेवट खतूनी भी एक यानी राजस्व लेखपाल की मुख्य एक रजिस्टर है, या हम जिसे कह सकते हैं यह जमींदारी के दो रजिस्टर होते हैं, खेवट और खतूनी। आज हमारा टॉपिक है खेवट खतूनी। जहां से हमने क्लास रोकी थी वहीं से हम अपनी क्लास शुरू करें। ठीक, खेवट खतूनी कहते किसे हैं, ये होती क्या है? देखो भाई, अगर हम बात करेंगे खेवट खतूनी की, तो खेवट खतूनी एक ऐसी रजिस्टर है ये जिसमें कि जमींदारी का लेखा जोखा रखा जाता है। हम इसे कह सकते हैं यह जमींदारी के दो रजिस्टर हैं। यह जमींदारी के दो रजिस्टर हैं। अब इस रजिस्टर के अंतर्गत होता क्या? आपने खतूनी को समझा होगा, जिसे फर्द वगैरह भी बोलते हैं। इस खतूनी के अंदर हमारी जमीन का भाग या लेखा जोखा लिखा होता, यानी हमारे पास कितनी नंबर की भूमि, कितनी भूमि किस स्थान पर यानी किसके नाम पर कहां स्थित है, ये इसमें स्थित होती है। इसे लागू कब किया गया था? यानी इसके लिए एक अधिनियम 1950 में लागू हुआ था, जिसके तहत खेवट खतूनी को लाया गया। परंतु खेवट खतूनी में यानी राजस्व लेखपाल जमींदारी का लेखा जोखा रखता है। खेवट खतूनी में से खेवट खत्म हो चुका है, परंतु आज भी खतूनी जारी। ठीक है, खतूनी आज भी रखी जाती है, खेवट चीजें खत्म हो। अगर हम बात करेंगे इसकी, इसे लाया कब गया? इसे लाया गया उत्तर प्रदेश जमींदारी, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950। 1950 में इसे लागू किया गया। किसे लागू किया गया? खेवट खतूनी को। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ये खेवट खतूनी कब लाई गई? 1950 के अधिनियम के अंतर्गत इसे लाया गया। इसके अंतर्गत होता क्या है, यानी राजस्व लेखपाल किसानों की जमीनों का लेखा जोखा रखता है। कितनी जमीन किसके पास है, ये सब इस खतूनी और खेवट के अंदर दर्ज किया जाता है। यानी ये अगर हम एक बात कह सकते हैं, ये प्रत्येक गांव के लिए एक अधिकार अभिलेख भी है, एक प्रत्येक गांव के किसान के लिए। यह प्रत्येक गांव के किसान के लिए अधिकार अभिलेख है। अधिकार अभिलेख है। मतलब अधिकार अभिलेख का क्या, यानी इसके अंतर्गत यानी प्रत्येक किसान का यह अधिकार है वो अपनी भूमि का अपने स्वामित्व अधिकार दर्ज कराना, यानी वह किसान कितनी जमीन का मालिक है
कितनी जमीन का यानी उसके अंतर्गत आती है, ये सब इसमें दर्ज किया जाएगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे आगे, तो खतौनी आज भी रखी जाती है परंतु खेवट खत्म कर दिया है। खतौनी को किसान आज भी रखता है, आज भी रखता है, परंतु खेवट समाप्त हो गया, परंतु खेवट समाप्त हो गया। अब दूसरी बात ये बता दें, इसे समाप्त क्यों कर दिया? इसे समाप्त इसलिए कर दिया है कि इसका कोई काम नहीं रहा और जितनी भी इसकी जानकारी थी वो सब खतौनी में दर्ज कर दी। अगर किसी किसान को अपने वर्ग नंबर की जमीन का पता करना हो या कहां मेरे पास कितनी जमीन ये पता करना हो तो सब खतौनी में मिल जाएगा। तो खेवट की जितनी भी जो जानकारियां थी वो खतौनी में लिख दी, उसका कोई काम नहीं बचा, इसलिए इसे खत्म कर दिया। अब बचा क्या? यानी अब केवल खतौनी है। आपने देखा होगा किसान, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री किसान योजना चल रही थी जिसके अंतर्गत किसानों को प्रत्येक महीने मतलब साल में 6 किस्तें 6,000 रुपए आते हैं, सॉरी साल के अंदर 6,000 रुपए आते हैं, 2,000 रुपए की 3 माही किस्त है। तो उसके लिए जब यानी वो फार्म भरा गया होगा तो प्रत्येक किसान की एक खतौनी या फर्द लगी होगी, जिसके आधार पर उससे ये पता चला कि हाँ भाई इस किसान के पास इतनी खेती है, इतनी जमीन है और ये किसान इतनी जमीन का मालिक है, तो इस आधार पर उसको पैसा मिलता है। अगर किसी के पास किसी ने कागज जमा नहीं किए, किसी के पास किसान के जमीन नहीं है तो उसको नहीं मिलता। ठीक, तो समझ लें खेवट खतौनी क्या होता है। खेवट खतौनी वह है जिसमें यानी एक जमींदारी रजिस्टर है, इस जमींदारी रजिस्टर के अंदर किसान की जमीन का लेखा जोखा होता। इसमें इसे कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में से लागू किया गया। यह प्रत्येक गांव के किसान के लिए एक अधिकार अभिलेख है जो हर किसान का अधिकार है। दूसरी बात, खतौनी को किसान आज भी रखता है परंतु खेवट समाप्त हो गया। ठीक है भाई, ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट लिखते हैं, लेखपाल की जो एक कानूनी किताबें रजिस्टर जो भी है ना ये पढ़ रहे हैं भैया। अगला टॉपिक लिखेंगे दिनचर्या। दिनचर्या जिसमें कह रही बही डायरी, दिनचर्या बही डायरी, ये टॉपिक है हमारा। मतलब ये एक अगर इसके टॉपिक के नाम से देखें तो इसका बारे में पता चल रहा है। दिनचर्या डायरी क्या है? लेखपाल एक दिन में किस काम को कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किसकी जमीन को नाप रहा है, किसकी जमीन का यानी लेखा जोखा दर्ज कर रहा है, उसके पूरे एक दिन की जानकारी को इस दिनचर्या बही डायरी में लिखा जाता है। समझ में आया होगा? यानी दिनचर्या बही डायरी क्या है? दिनचर्या बही डायरी एक वह किताब है जिसे लेखपाल अपने पास रखता है और इसमें अपने एक दिन के किए गए कार्य को लिखता है। आई समझ में? मान लो एक लेखपाल अभी कहीं की जमीन को मापने के लिए गया, उसने इतना काम किया तो वो उसमें लिखेगा। अब कोई भी उससे बड़ा अधिकारी उस जमीन के बारे में अगर विवरण लेना चाहता है तो वो अपनी बही डायरी से खोल करके उसके बारे में बता सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, क्या है इसमें लिखेंगे, ये जो है लैंड मैन्युअल रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47, पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हलके के लिए यानी एक डायरी रखता है। लेखपाल अपने
हल्का भर के लिए, हल्का मतलब क्षेत्र, हल्का क्या होता है, क्षेत्र होता है, हल्का भर के लिए एक डायरी रखता है, और यही डायरी क्या कहलाती है, दिनचर्या बही डायरी। मतलब अपने एक हल्के के लिए, काम करने के लिए, जिसमें वो मैनुअल बनाएगा। मैनुअल तो समझते हैं, मेन्यू, यानी क्या क्या लिखा है इसमें। मेन्यू तो आप होटलों में देखा होगा, खाने के जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, उसमें एक कार्ड आता है ना मेन्यू, ऐसी मैनुअल, इसका एक रिकॉर्ड होता है, यानी इसमें कौन सा काम किया, वो सब इसके लिए एक डायरी रखता, जो लेखपाल अपने हल्के के काम को लिखता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो डायरी एक ऐसा रजिस्टर है, यही वाली डायरी, डायरी एक ऐसा रजिस्टर है, डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित, जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित, कर्तव्यों से संबंधित यानी कार्यों का वर्णन लिखा जाता है, कार्यों का वर्णन किया जाता है। मैंने बताया ना कि डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल क्या काम कर रहा है, लेखपाल ने एक दिन में कितना काम किया, वो सभी उसके कर्तव्यों के कार्य जितने भी हैं वो इसमें दर्ज किए जाएंगे, वो डायरी के अंदर लिखे जाएंगे, जो लेखपाल अपने पास रखता है। ठीक, इस डायरी में लेखपाल 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि, 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का, जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा लिखता है या रखता है, ब्यौरा रखता है। एक बार फिर से समझ लें, यानी दिनचर्या बही डायरी एक क्या किताब है, एक क्या पुस्तक है, जो लेखपाल इसे क्यों रखता है। सबसे पहले बात समझेंगे, यानी एक दिन में किए गए कार्यों के लेखे जोखे को राजस्व लेखपाल जिसमें लिखता है उसे दिनचर्या बही डायरी कहते हैं। आई समझ में, यानी लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड मतलब भूमि के रिकॉर्ड, मैनुअल पैरा 47 में लेखपाल अपने हल्के के, अपने क्षेत्र भर के जितने भी काम होते जिनमें वो लिखता है उससे दिनचर्या बही डायरी बोलते हैं। समझ में? ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से भी, यानी लेखपाल क्या कर रहा है, लेखपाल ने कितना काम किया, उनसे संबंधित कार्यों को भी लिखा जाता है। ठीक, दूसरी बात, इस डायरी में लेखपाल के द्वारा 1 अगस्त से 31 जुलाई की संबंधित अवधि में जितने भी काम हुए उन कार्यों को लिखा जाएगा। 1 अगस्त से 31 जुलाई के अंतर्गत जितने काम होंगे वो सब इस डायरी में दर्ज होंगे, पूरे 1 वर्ष का लेखा जोखा। आई समझ में? पूरे 1 वर्ष के लेखे जोखे को राजस्व लेखपाल अपने इस डायरी में दर्ज करता है। ठीक, ये टॉपिक समझ में आ गया। यानी पहला टॉपिक हमने यानी किसका पढ़ा, खेवट खतूनी का। खेवट खतूनी के बारे में बताया मैंने। खेवट खतूनी किसान की कितनी भूमि, यानी भूमि का मालिक है, वो सब चीजें होती हैं, और इसके अंतर्गत यानी राजस्व लेखपाल के द्वारा एक दिन में दर्ज किया गया काम, वो इसके अंतर्गत। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, किसान बही है भाई। किसान बही क्या होती,
ये एक प्रकार की किताब है, ये किताब होती है भाई साहब। इस किताब को हर किसान के पास देखा जा सकता है जिसके पास जमीन है। ठीक है भाई, किसान वही एक किताब होती है और आप अपने घर में भी देख सकते हैं इसे। यानी अगर आपके पास जमीन है तो आपको ये अवश्य मिली होगी, किसान वही। एक ये कह सकते हैं हल्के नीले कलर के रेफर की एक बुक है। इसमें आपकी किसान की खेती की यानी पूर्ण जानकारी मिल जाएगी, यानी किस तरीके से इसमें कृषि संबंधित जानकारी भी मिलेगी। कृषि को कैसे बोया जाता, काटा जाता, यानी किस तरीके से उत्पादन होता, वो सब चीजें मिल जाएगी। इसका वैसे कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन आपके पास एक किसान संबंधित जानकारी की किताब है जो हर किसान के पास रहती है। इसकी कॉपी एक दफ्तर यानी राजस्व लेखपाल के पास भी। ठीक, अगर हम बात करेंगे किसान बही, किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई एक वह दस्तावेज है। मतलब इसे तैयार कौन करता है? लेखपाल। ठीक है, लेखपाल के द्वारा से तैयार किया जाता है। किसान बही लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह पुस्तक है जिसे किसान रखता है। मतलब ये कैसी पुस्तक है? तैयार करेगा लेखपाल, रहेगी किसके पास? किसान के। इसे तैयार करता है लेखपाल, लेकिन रहती किसके पास है? ये किसान के। तो एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसान अपने पास रखता है। ठीक, दूसरी बात, यानी इसके अंतर्गत क्या होता है? किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, ये सब लिखा होता है इसके अंतर्गत। यानी इसमें क्या होता है? किसान बही पर, यानी इसके अंदर किसान बही पर किसान की खेती, किसान की खेती, उसका प्रकार यानी कौन सी खेती है, उसका प्रकार, मात्रा व एक, उसका प्रकार व मात्रा और हक संबंधी विवरण होता है। हक संबंधी विवरण होता है। मतलब किसान उस जमीन का मालिक है या नहीं है, यानी अपने पास कितनी भूमि रखता है, ये भी इसमें। ठीक, हक संबंधी विवरण होता है या अपने पास कितनी जमीन रखता है, कितनी जमीन रखता है, ये सारी चीजें इसमें होंगी। एक बार फिर समझ लें, किसान बही एक वह यानी किसान बही एक वह किताब है जो लेखपाल के द्वारा तैयार होती है, जो रखी किसके पास जाती है? किसान के पास। किसान अपने पास रखता, किसान के पास इसलिए रखी जाती है कि एक तरीके से अब किसान की जमीन का ये सबूत है। अगर कहीं किसी सरकार ने अगर कोई घपलेबाजी से उस किसान की जमीन को किसी दूसरे के गाटे में चढ़ा दिया या दूसरे के खाते में चढ़ा दिया या दूसरे किसान ने उस पर कब्जा कर लिया, तो वह इस किताब के अनुसार उससे बता सकता है कि इतनी जमीन मेरे नाम है और इस किताब में देखो। इसलिए किसान के पास होती है किताब। और इसमें यानी किसान की कौन सी फसल बोई जाती, कितनी मात्रा में बोई जाती, और उससे संबंधित जो भी विवरण है, और वो अपने पास कितनी जमीन रखता, ये सब दर्ज होता है किसके अंतर्गत? यानी जो होती हमारी किसान बही। ये एक इंपोर्टेंट किताब होती है जो हर किसान के पास मिल जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अधिकार अभिलेख। अधिकार
अभिलेख। यह है क्या? अधिकार अभिलेख। यानी यह एक वार्षिक रजिस्टर है। इसे यानी अभिलेख अधिकारी तैयार करता है। जो अधिकार अभिलेख अधिकारी होता है उसी के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यानी इसमें प्रत्येक गांव के लिए कितनी जमीन किस उसमें आई है, यानी कह सकते हैं सरकारी में क्षेत्र में या किसानी क्षेत्र में कितनी, यानी मंदिर मस्जिद के क्षेत्र में कितनी, बैंक अस्पताल स्कूल के क्षेत्र में, ये सब चीजें होती हैं। ठीक, तो प्रत्येक गांव के लिए जो प्रत्येक गांव होते हैं किसी भी क्षेत्र के, एक अधिकारों का अभिलेख होता है। एक अधिकारों का अभिलेख होता है। क्या होता है? अधिकार अभिलेख। एक अधिकारों का अभिलेख है, मतलब जितने भी गांव के किसान हैं उनका एक अधिकार अभिलेख है, जिसमें उन किसानों की भूमि को यानी कहां किस जगह और कितनी कितनी ये सब इसमें लिखी होती है। ठीक, एक वार्षिक रजिस्टर है। इसे अभिलेख अधिकारी तैयार करता है। इसे यानी अभिलेख जो अधिकारी होता है उसे वो तैयार करता है। अभिलेख अधिकारी कौन हो गया? मतलब जैसे कि चकबंदी ले, जो नक्शा उक्सा तैयार करता है वो इसे सब लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही यह एक वार्षिक रजिस्टर है। यह एक वार्षिक रजिस्टर है, मतलब हर वर्ष में एक बार तैयार होता है, हर वर्ष में तैयार होता है। यानी प्रत्येक वर्ष की जितनी भी जानकारी होगी वो सब इसमें लिखी जाएगी। तो एक हर वर्ष के लिए तैयार। ठीक है भाई, आगे अगर हम पढ़ेंगे एक अगला टॉपिक, इससे आगे पढ़ेंगे हम इससे आगे की बातें पढ़ेंगे हम चकबंदी। चकबंदी हमें कई जगह पढ़ने को मिलेगा, यही सारा चकबंदी नहीं पढ़ सकते हम, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसका समय अनुसार इसके कामों को अलग अलग दर्शाया है। लेकिन सारी जानकारी मैं दे सकता हूं तुम्हें। चकबंदी है क्या? वैसे अगर देखें तो इसके नाम में ही इसका उदाहरण छिपा हुआ है। चक यानी खेत जो हमारी भूमि होती है, बंदी यानी उनको एकत्र करना। चकबंदी का अर्थ यह है यानी जैसे कि बिखरे हुए खेतों को या बिखरी हुई भूमि को एक स्थान पर एकत्र करना, वह हमारी एक चकबंदी कहलाएगी। इस कार्य को कौन करता है? इस कार्य को चकबंदी लेखपाल करता है। ठीक, पहले क्या होता था, यानी जब प्रारंभ में जो जमीनें हुआ करती थी, तो यानी स्वतंत्रता की बात कर लें, इससे पहले की बात कर लें, तो अलग अलग स्थानों पर किसी किसान की भूमि यानी किसी दूसरे स्थान पर, यानी एक खेत यहाँ तो एक खेत वहां, तो यानी उसे आने जाने की समस्या का सामना करना पड़ता था। अब यानी सरकार के द्वारा ये देखा गया कि भाई ऐसे तो किसान परेशान रहेंगे, इन परेशानी की समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐसा काम किया जाए, एक ऐसा अधिनियम लाया जाए जिससे कि यानी इनकी जमीन को एक जगह ला दिया जाए। एग्जाम्पल में समझे, मान ले एक किसान का खेत ये है और उसका घर ये है, घर उसका ये है और उसके घर से ये लगभग खेत उसका है 500 मीटर दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर एक खेत इसके ये है। ठीक, और यही खेत अब इसका इसी किसान का एक खेत यानी इस खेत से एक ये खेत है, इसका एक ये खेत है, एक ये खेत है, और इस खेत से इसकी दूरी है 1 किमी यानी 1 किलोमीटर का, और यहां से तो 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी इसके खेत की। ठीक, अब मान लीजिए एक खेत और है इसके पास जो यहां,
एक खेत और है इसके पास। अब ये खेत लगभग लगभग अगर बात करेंगे हम तो ये दो इससे दूरी 1 किलोमीटर है, मान ले 1 किलोमीटर। तो लगभग लगभग इसके घर से, तो अब इन सभी खेतों की अलग अलग दूरी हो गई। कोई 500 मीटर का होगा, तो कोई एक यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो कोई यानी 2 किलोमीटर पूरी बैठेगी, यानी अलग अलग दूरी हो गई। अब इसका खेत हो गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, 3 स्थानों पर। इन 3 स्थानों पर अलग अलग होने पर जब ये कृषि करने जाएगा तो यहाँ के लिए अलग, मान लो इसने यहाँ भी गन्ना बोया, यहाँ भी गन्ना बोया, यहाँ भी गन्ना बोया। अब तीनों जगह एक सेम जैसी फसलें, उनके लिए यानी बीज, खाद, जो भी प्रक्रिया होगी सबके अलग अलग कर पहुंचाई जाएगी। तो इस तरीके से वो परेशान हो जाएगा। इसको देखते हुए ही सरकार ने चकबंदी अधिनियम लाया। उस चकबंदी अधिनियम को तहत क्या हुआ, अब ये खेत है, इसके खेत के पास भी तो किसी एक किसान का खेत होगा, और यहां पर भी मान लीजिए इस किसान का खेत यहां भी है और यहां भी है। तो क्या करा जाएगा, या तो इस किसान को यही जमीन दे दी जाएगी या फिर इतनी ही सारी जमीन इसको यहीं दे दी जाएगी। इसी चीज को चकबंदी कहते हैं, यानी एक किसान की बिखरी हुई भूमि को एक जगह एकत्र कर लेना चकबंदी कहलाती है। समझ में आई? यानी इसको ही चकबंदी बोला जाता है भैया। आगे अगर हम बात करेंगे चकबंदी को, तो देखो चकबंदी वैसे तो 2 प्रकार की है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये यहाँ पे पूरी नहीं पढ़ पाएंगे हम। चकबंदी 2 प्रकार की है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक चकबंदी को यानी 1923 में ही ले आए गए, 1923 में ही करा ली थी, लेकिन वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाई, उसे बाद में रोक दिया गया। आगे चल करके यानी अनैच्छिक चकबंदी भी कराई गई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो चकबंदी आई है वो 1954 में आई। 1954 में चकबंदी को उत्तर प्रदेश में लाया गया पहली बार, यानी मुजफ्फरनगर की एक तहसील जिसे कैराना तहसील बोलते हैं, उस तहसील में इस चकबंदी अधिनियम को लागू किया गया। सबसे पहले जो यानी उत्तर प्रदेश की जो चकबंदी यानी लाई गई थी, वो कहाँ लाई गई थी, वो यानी कैराना तहसील में लाई गई थी। ठीक है भैया, कैराना तहसील के अंतर्गत चकबंदी को लाया गया था, परंतु यानी द्वारा से उत्तर प्रदेश के अंदर ही चकबंदी को कहाँ लाया गया, यानी एक सुल्तानपुर की तहसील है मुसाफिर खाना, वहां पर भी लाया गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पूर्ण चकबंदी कब लागू हुई, तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण चकबंदी 1958 में लागू। आई समझ? चकबंदी को उत्तर प्रदेश के पूर्ण गांव में 1958 में लागू किया गया। ठीक है, 1958 में लागू किया गया, 1958 में इसे लागू किया गया। परंतु उत्तर प्रदेश में 1954 में कैराना तहसील मुजफ्फरनगर और दूसरी यानी एक ही मुजफ्फरनगर हो गई और दूसरी तहसील थी मुसाफिर खाना तहसील सुल्तानपुर। इन 2 जिलों में 1954 में ही इसे लागू कर दिया गया था। ठीक, ये 1954 में ही इसमें लागू हो गई थी, परंतु यानी अगर पूर्ण रूप से अगर बात करेंगे तो 1958 में लागू हुई। इसके माध्यम से हुआ क्या,
इसके माध्यम से यानी छोटे छोटे चकों को, छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एकत्रित किया गया। यानी जितनी भी जमीन इधर उधर बटी हुई थी, बिखरी हुई थी, उन सबको एक जगह ला दिया। ये अधिनियम चकबंदी अधिनियम के तहत ये काम किया गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दो प्रकार की है, ठीक। यानी ऐच्छिक चकबंदी, एक तो है ऐच्छिक चकबंदी, और दूसरी है अनैच्छिक चकबंदी। पहली बात, ये ऐच्छिक चकबंदी इच्छा के अनुसार कराई जाती है। मान लीजिए किसी किसान को लगता है कि मेरे खेत इधर उधर हैं, तो वो चकबंदी करा के अपने खेतों को ला सकता है एक स्थान पर। अनैच्छिक चकबंदी ये राज्य सरकार के द्वारा होती है और इसमें चकबंदी सभी को करानी पड़ जाती है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, ये सरकार के अनुसार होगी। तो ये अनैच्छिक चकबंदी है। ये यानी ऐच्छिक चकबंदी, पूर्ण चकबंदी, अनैच्छिक चकबंदी, अनिवार्य चकबंदी, ये दोनों इस तरीके की कहलाती है। ये पहले यानी 1923 वगैरह में ही लागू हुई थी। ये अभी हम इसका अलग टॉपिक पढ़ेंगे। हम अभी पूरा राजस्व जब आएगा उसमें जब टॉपिक पढ़ेंगे हम। अभी नॉर्मल सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चकबंदी कब लागू हुई। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी यानी 1954 में ही आ गई थी। और 1954 में किस जगह, कैराना तहसील मुजफ्फरनगर और मुसाफिर खाना तहसील यानी सुल्तानपुर। परंतु पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था 1958। ठीक है, देखो भाई अभी हमने यानी क्या पढ़ा, किसान बही, अधिकार अभिलेख, ये चीजें पढ़ ली। अब देखो यानी इसका अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है गिरदावरी। अब ये क्या होता है गिरदावरी? यानी अभी जैसे कि हमने चकबंदी पढ़ा, चकबंदी के अंतर्गत मैंने तुम्हें बताया कि चकबंदी उसे कहते हैं जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई भूमि को एकत्र करके एक स्थान पर लगा देना चकबंदी। ठीक, यानी ऐसा पहला था कि इसमें किसानों की भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग भागों में कई जगह पर होती थी। यानी उसको फिर बाद में चकबंदी अधिनियम ला करके एक स्थान पर लाया गया। मैंने ये भी बताया यानी उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब लागू किया गया। अब इसके आगे की जो बात है गिरदावरी में, ठीक, ये क्या है? यह किसान की खेती से, यह किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है, जो किसान के खेत होते हैं उनसे संबंधित एक प्रक्रिया है। यानी इसे कौन तैयार करता? लेखपाल तैयार करता। और लेखपाल के द्वारा कितनी उसमें तैयार होती है? वर्ष में 2 बार तैयार होती है। लेखपाल इसे वर्ष में 2 बार तैयार करता है। अब 2 बार कैसे करेगा? एक तो खरीफ की फसल के लिए और एक रबी की फसल के लिए। जो रबी और खरीफ की फसलें होती हैं उनकी फसल के लिए तैयार किया जाता है कितने यानी क्षेत्र में रबी की फसल का उत्पादन है, कितने क्षेत्र में खरीफ की फसल का उत्पादन है, ये इसमें दर्ज किया था। सुने, इसे लेखपाल तैयार करता है। इसे लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। यानी एक वर्ष में 2 बार तैयार होगा इसे। ठीक, लेखपाल करेगा और एक वर्ष में 2 बार। पहले मतलब 2 बार क्या? प्रथम बार में क्या करेगा? रबी की फसल और दूसरी बार में
खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। आप रबी की और खरीफ की फसल तो जानते ही हैं। यानी रबी की फसल क्या होती है, जो यानी अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में इसे काट लिया जाता है। ठीक, यानी रबी की फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में इसे काट लिया जाता है। ठीक, जैसे कि हम कह सकते हैं गेहूं एक कैसी फसल है, चना, ये सब रबी की फसल है। और ऐसे ही यानी खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल जो बरसात गर्मी में बोई जाने वाली फसल है। ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ये जून जुलाई में बोई जाती है और कब उत्पन्न होती है, ये अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर माह में इसे काट लिया जाता है। तो ये ऐसी फसलों के विवरण को लेखपाल जिसे लिखता है, यानी वो गिरदावरी एक रजिस्टर कह दे, बुक कह दे, या कोई ऐसी पुस्तक कह दे, इसमें ही यानी लेखपाल इस चीजों को दर्ज करता है। ठीक, अब इसके जो भी जानकारी है वो राजस्व लेखपाल किसे बताएगा, यानी इस जानकारी को राजस्व लेखपाल शासन के राजस्व विभाग को सौंपता है। इसकी जानकारी यानी जो लेखपाल होता, ठीक है, इसकी जानकारी लेखपाल द्वारा राजस्व विभाग को दी जाती है। राजस्व विभाग को दी जाती है मतलब उसको बताएगा, यानी इतने क्षेत्र में रबी की फसल का उत्पादन हुआ है और इतने क्षेत्र में खरीफ की फसल का उत्पादन हुआ है। यानी इतने खेत यानी रबी की फसल में घिरे हुए हैं और इतने क्षेत्र खरीफ की फसल में घिरे हुए हैं। ये सारी जानकारी राजस्व विभाग को दी जाएगी, किसके द्वारा, लेखपाल के द्वारा। यानी किसानों की खेती में कितनी जगह कौन सी फसल का उत्पादन हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या होता, राजस्व विभाग क्या करता, यानी गिरदावरी के तहत ही किसानों को यानी जैसे कि नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिया जाता है। ठीक, किसानों को नष्ट हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाता है। जैसे कि अभी बरसात के समय में क्या हुआ था, बारिश अधिक हो गई थी, अधिक वर्षा होने के कारण किसानों के धान की खेती जो हो गई थी नष्ट हो गई थी। उस नष्ट हुई फसल का मुआवजा मिला, किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अब उस किसान की यानी कितनी फसल नष्ट हुई, कितनी उस पर उसकी खरीफ की फसल थी, कितनी रबी की फसल थी, उस फसल के अकॉर्डिंग यानी शासन विभाग ने किसानों को मुआवजा दिया। राजस्व विभाग के द्वारा ये मुआवजा दर्ज किया था। समझ में आया होगा गिरदावरी क्या होता है। गिरदावरी एक ऐसी प्रक्रिया है, किसान से संबंधित प्रक्रिया है, जिसे लेखपाल तैयार करता। लेखपाल इसे यानी एक वर्ष में 2 बार तैयार करता। ठीक, 2 बार तैयार करेगा, खरीफ की फसल के लिए अलग, रबी की फसल के लिए अलग। तो इन सभी को दर्ज कर रहा है इसके अंतर्गत, गिरदावरी के अंतर्गत। ठीक है, अब हमारा इस पूरे टॉपिक का एक लास्ट पॉइंट बचा है, उस लास्ट पॉइंट को और समझ लेते हैं। बस ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और आज के क्लास में हमारी पूरी हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारा जमाबंदी। देखिए भाई, जमाबंदी क्या होती है, अभी हमने गिरदावरी को समझा, अब यानी हम जमाबंदी को समझेंगे। ठीक है, इसमें यानी खेती की, जैसे कि मान लीजिए जमाबंदी लिख दो, पहले से भी समझा जमाबंदी। देखो भाई, अब एक किसान के पास, मान के चले, एक किसान के पास, समझा रहा हूं मैं,
यानी अभी जो थे ये खेत थे, एक खेत ये था, एक खेत ये था, यानी दो खेत थे अभी पास इसके पास, दो खेत थे। अभी वो कितने खेतों का मालिक था? केवल दो खेतों का। और दो खेतों में कितनी भूमि का मालिक था? मान के चलेंगे 10 बीघा, 10 बीघा भूमि का ये मालिक था। यानी 5 बीघा ये मान लो, 5 बीघा ये मान लो, कैसे भी मान लो इसे, लेकिन 10 बीघा भूमि का मालिक था। अब यानी मान लीजिए इसके पास अचानक से, यानी इसकी फसल अच्छी होने लगी, या इसके पास कोई और अन्य साधन से काम बढ़ गया और इसके पास पैसा ज्यादा हो गया, सपोज कर लो पैसा ज्यादा हो गया इस किसान के पास, तो इस किसान ने किसी पास के ही यानी किसान की जमीन को खरीद लिया। मान के चले इसने 5 बीघा जमीन और खरीद ली। अब इसके पास 10 बीघा ही जमीन थोड़ी ना रही, अब तो इसके पास 15 बीघा हो गई। या मान के चलो इसने 5 बीघा बेच दी, यानी इसके किसी मजबूरी के कारण इसने 5 बीघा मान लो बेच दी अपनी जमीन, तो पहले तो 10 थी, अब तो 5 बची, या 5 और खरीद ली तो 15 हो गई। तो इस हिसाब से जो नई जमीन खरीदी या उसमें से बेची, उस चीज का लेखा जोखा किसमें लिखा जाता है? जमाबंदी में लिखा जाता है कि वर्तमान समय में किसान के पास कितनी जमीन है, उसने कितनी को खरीदा या कितनी को बेचा, ये इसकी जानकारी, जमाबंदी। समझ में आ गया होगा आराम से? ठीक है भाई, और समझ लेते हैं इसे लिख के। अगर हम कहेंगे यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार की जाती है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब रिकॉर्ड किए गए अधिकार, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के हिस्से के रूप में तैयार की जाती है, हिस्से के रूप में तैयार की जाती है। इसे तैयार करते हैं कैसे? एक रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स के अंतर्गत इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें भूमि में विभिन्न अधिकार, यानी जैसे कि मान लीजिए मैं इतनी खेती का मालिक हूं, कितनी उसका यानी मेरे पास जमीन है, ये सब इसके अंतर्गत ही होती है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों को स्वामित्व, खेती, स्वामित्व मतलब मालिक, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी मैंने बताया ना, कितनी जमीन उसने बेची और कितनी उसने खरीद ली, यानी उस जमीन के बेचे या खरीदने की जानकारी ठीक रखी जाती है। यही जमाबंदी कहलाती है भैया। यानी इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाता, 5 साल में संशोधित किया जाता है, 5 साल में संशोधित किया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, वो तो रिकॉर्ड में तो आ जाएगी, जब कोई रजिस्ट्री कराएगा तुम बेचोगे या खरीदोगे, लेकिन पूरी तरीके से जो चढ़ेगी इसमें नक्शे में, यानी जितनी भी जब चकबंदी संबंधित किताबें या जो भी मान लीजिए, ठीक, जितने भी नियम है सब उसमें जो आएगी है तभी आएगी जब इसको 5 साल में संशोधित किया जाएगा। कागजों में जो आनी है वो 5 साल के अंतर्गत, ठीक। तो इसे हर 5 साल में संशोधित किया जाता है, और यानी इसकी एक प्रति यानी कॉपी, प्रति मतलब कॉपी, इसकी एक प्रति लेखपाल रखता है और एक प्रति किसान रखता है। किसान मतलब खेती का मालिक,
किसान रखता है। इसकी एक कॉपी किसान के पास होगी और एक कॉपी यानी खेती किसान के पास होगी और दूसरी कॉपी किसके पास होगी, जिला रिकॉर्ड के रूप में, यानी इसे दर्ज की जाएगी जो जमाबंदी कहलाएगी। दूसरी कॉपी, दूसरी प्रति जिला रिकॉर्ड के रूप में भेजी जाती है, भेजी जाती है। ठीक है भाई। दूसरी कॉपी यानी इसे जिला रिकॉर्ड के रूप में भेजा जाता है, यानी लेखपाल के द्वारा तैयार की जाती है, यानी इसको सत्यापित कौन करता है, राजस्व अधिकारी। ये तैयार होती है लेखपाल द्वारा। तैयार कौन करता, लेखपाल, परंतु सत्यापित कौन करता, सत्यापित होती है राजस्व अधिकारी द्वारा। राजस्व अधिकारी द्वारा, यानी ये तैयारी क्या, यानी इसमें कितनी जमीन उसने बेची, कितनी जमीन उसने खरीदी, इस बात की तैयारी करके लिख के जो कागज में दे रहा है वो लेखपाल देगा, परंतु उसके ऊपर मोहर कौन लगाएगा, उसे जारी कौन करेगा, राजस्व अधिकारी। लास्ट पॉइंट है, इसको एक बार समझ ले ठीक से। ये प्रत्येक राजस्व संपत्ति का एक रिकॉर्ड है, यानी इसमें ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि किसान ने कितनी जमीन का मालिक है, कितनी उसने बेच दी, कितनी उसने खरीद ली। इसे 5 साल में, हर 5 साल के अंतर्गत हर 5 साल में संशोधित किया जाता है, इसे हर 5 साल में। ठीक, और इसकी प्रति एक किसान के पास भी होगी, एक लेखपाल के पास होगी और एक कॉपी जिला रिकॉर्ड के रूप में भी भेजी जाएगी। ठीक, और यानी इसे जो तैयार करेगा वो लेखपाल तैयार करेगा और इस पर जो अधिकारी सत्यापित करेगा, राजस्व अधिकारी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है, तो ये बात ध्यान रखें भैया, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, इसे आप करते रहें। धन्यवाद।